कभी सोचा है कि बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए डायरेक्टली गवर्नमेंट में हाई लेवल पोजीशन पर आप पहुंच सकते हैं, एंट्री मिल जाएगी बहुत आसानी से, रिजर्वेशन का भी झंझट नहीं। हाँ, वाकई सच्चाई है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज, पॉजिटिव, नेगेटिव्स। और जो सिविल सर्वेंट है ना एग्जिस्टिंग, उनको बड़ी दिक्कत है इस लेटरल एंट्री से। तो आज इसको क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और फिर समझते पूरी स्थिति को। और ये आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। अचानक से चर्चा क्यों छिड़ी? देखिए, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर के साथ साथ 45 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट को जारी किया था। कर दिया, हंगामा शुरू हो गया। उसके बाद सेंट्रल पर्सनल मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पर यूपीएससी ने 17 अगस्त को अपना ये एडवर्टीजमेंट कैंसिल करा लिया, विड्रॉ कर लिया। अब इतना आसान था नहीं सरकार को यू टर्न लेना। 56 इंच की सरकार, इस तरह से जुमले फेंके जाते थे, लेकिन इसके पीछे विड्रॉ कर लिया। पता फजीयत होगी, लेकिन विड्रॉ किया। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने अपोज किया। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल दो एलाइज पार्टी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास पासवान वाली, उसका पोजीशन। सोशल मीडिया पर जो रिजर्वेशन के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को पता है कि इन सब पार्टीज के सपोर्ट से बनी है। और दूसरे लोकसभा चुनाव में, यानी कि जो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशन और रिजर्वेशन के मुद्दे पर जनता ने घेरा, अपोजिशन पार्टी ने घेरा और वोट भी कम दिए और ये स्थिति पैदा कर दी। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि दोबारा से किसी भ्रम में जनता आए या फिर उनको बरगलाया जाए। तो इसीलिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए बीजेपी ने अपना लेटरल एंट्री का जो प्लान है इसको डिले कर दिया है। ये सब छोड़िए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेटरल एंट्री क्या है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स को डायरेक्ट हायर पोजीशन पर रिक्रूट करती है। यानी ये उन प्रोफेशनल के लिए है जो अपने फील्ड में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ट्रेडिशनल यूपीएससी रूट से नहीं आए हैं, एग्जाम देकर के नहीं आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोच लीजिए कि एक टॉप इकोनॉमिस्ट है जो वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है और उसके पास इंडियन इकोनॉमी का एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको समझ है। अब सरकार उन्हें डायरेक्टली ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर रिक्रूट कर सकती है थ्रू दिस लेटरल एंट्री, बिना किसी यूपीएससी एग्जाम के। ये सिंपल तरीका समझाने का। इस लेटरल एंट्री के फायदे भी है, नुकसान है, लेकिन पहले बात करेंगे इसके फायदे की। देखिए, जब लेटरल एंट्री की बात होती है तो इसमें एक्सपर्ट्स की एंट्री होती है। इस प्रोसेस से ना सरकार को एक डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर किसी मिनिस्ट्री को एआई या फिर टेक पॉलिसी में कोई गाइडेंस चाहिए तो वो सिलिकॉन वैली से किसी एक टेक एक्सपर्ट को रिक्रूट कर सकती है, उससे सलाह ले सकती है और पूछ सकती है कि हमें अब आगे का फ्रेमवर्क कैसे बनाना है और चीजों को आगे कैसे लेकर के जाना है। एक्चुअली एक कंसेप्ट के तौर पर लेटरल एंट्री के जरिए गवर्नमेंट की टॉप ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने में कोई गलत बात नहीं है दोस्त। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये दुनिया के कई कंट्रीज में होता है। मैं अमेरिका और चाइना का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी और डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स ही गवर्नमेंट मिनिस्टर्स बनते हैं, जिनको वहां सेक्रेटरीज कहा जाता है। इनके लिए जरूरी होता है कि उन्होंने कहीं इलेक्शन ना तो लड़ा हो और ना ही वो अमेरिकन कांग्रेस के किसी हाउस के मेंबर हो, दोनों चीज नहीं होनी। दूसरा नंबर की इकोनॉमी वाले देश चाइना की बात करते हैं। चाइना की ब्यूरोक्रेसी को दुनिया भर में प्रेज किया जाता है। वहां भी प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को टॉप पोजीशन मिलती है और टेक्निकल या फिर एक्सपर्ट रोल उनको दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्री में ये होता आ रहा है। तो इंडिया में भी इस तरह से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे एक अच्छी इनिशिएटिव के तौर पे आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं और देखना चाहिए। और एक लेटरल एंट्री का दूसरा फायदा क्या है? पॉलिसी मेकिंग में भी एक इनोवेशन मिलता है। देखिए, जब कोई एक्सपर्ट आता है लेटरल एंट्री में, कोई प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर से आता है जहां वर्किंग कल्चर ही पूरा डिफरेंट है, वहां फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर में अपनी फ्रेश आइडियाज के साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज में एक नई जान डाल सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक नीति आयोग ने पॉलिसी रिफॉर्म में काफी नए आइडियाज इंप्लीमेंट किए जो लेटरल एंट्री प्रोफेशनल्स के थ्रू आए हैं। लेटरल एंट्री का एक फायदा है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में। देखिए, इन प्रोफेशनल्स के पास ना कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड में, और तो ये लोग ना गवर्नमेंट के काम को जल्दी समझ करके एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक प्राइवेट सेक्टर के वेटरन जो कि एचआर पॉलिसीज में काफी ज्यादा माहिर है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम करें तो कितना प्रोडक्टिव होगा, सोचने वाली बात है। देखिए,
स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो कई बार ना ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके सोल्यूशन आमतौर पे कर लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता जरूरत होती है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट के एक रेप्यूटेड बैंकर को हायर कर सकती है थ्रू लेटरल एंट्री, जो उन रिफॉर्म्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सके। ये सब समझ में आ रहा होगा ना, आपको फायदे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बेसिक सी बात मैं आपको देता हूं कि ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक IAS ऑफिसर सभी काम नहीं कर सकता है। यूपीएससी की कुछ सर्विसेज तो स्पेशलिस्ट की होती हैं, जैसे IPS के जरिए पुलिस के ऑफिसर्स चुने जाते हैं और IRS के जरिए रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर चुने जाते हैं। लेकिन जो IAS ऑफिसर चुने जाते हैं उनसे हर काम एक ही एफिशिएंसी से करने की उम्मीद की जाती है। रियलिटी पता क्या है? दे आर जर्नलिस्ट, उनको हर विषय में थोड़ा थोड़ा पता होता है लेकिन एक्सपर्ट नहीं होते। रियलिटी ये है कि इनमें से कई लोग पाली, संस्कृत, हिंदी, अरेबिक, फिलॉसफी अलग अलग एग्जाम देकर के ऑफिसर बनते हैं और बड़ी संख्या में लोग ना इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद IAS बन जाते हैं। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान या काम के दरमियान ही अपने कोर वर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम के बारे में सीखने को मिलता है। उसमें भी हर 2 या फिर 3 साल पर उनका डिपार्टमेंट चेंज होता रहता है। यही वजह है कि वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जब काम करते हैं उसमें स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते। हर तीसरे साल उनका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। छोटी मोटी एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूटीन वर्क ही कर सकते हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो बड़ी टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशल, फिलोसॉफिकल एक्सपर्टीज वाला काम कर देंगे। एक लॉजिकल बात है। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता, जरूरत महसूस होती है और उनका अपॉइंटमेंट लेटरल एंट्री के जरिए होता है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और प्रोसेस, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म और रिजर्वेशन पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो थोड़ा चैलेंज ये आता है, एग्जिस्टिंग सर्विस सिस्टम पर इंपैक्ट पड़ता है। भाई साहब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति आता है लेटरल एंट्री के थ्रू तो एक IAS ऑफिसर इसको अनफेयर मानता है। वो कहता है 15 साल से मैं बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं और उसका प्रमोशन डिले हो सकता है क्योंकि एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल उसका बॉस बन जाता है। तो ये IAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए कहते हैं कि ये अनप्रोफेशनल है और सही नहीं, अनफेयर है। दूसरा चैलेंज होता है कोऑर्डिनेशन में अंडरस्टैंडिंग की कमी भी आती है। देखिए, ये बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर से जो प्रोफेशनल आते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि MNC कंपनी है, एक MNC एग्जीक्यूटिव जो प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंकिंग से आता है, उसको बस पैसा बना के देना है, उसका गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जहां प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ही मोटिव नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। लेटरल एंट्री में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का रिस्क रहता तो है, जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज बहुत ही आसानी से कर सकता है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर अगर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर एक कैंडिडेट को फेवर किया जाता है तो ये पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर ना क्वेश्चन मार्क बन जाता है। लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा कल्चरल इम्बैलेंस भी है चैलेंज। देखिए, सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रेडिशनली एक डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है। जब बाहर से लोग आते हैं ना तो उस कल्चर में इम्बैलेंस आ सकता है। जैसे एक कॉर्पोरेट सेक्टर से आया एक बंदा, एक प्रोफेशनल का एक वर्किंग स्टाइल गवर्नमेंट सेक्टर के एक रिजिड प्रोसेस के साथ ना क्लैश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी नौकरी की बात हो रही है तो रिजर्वेशन तो छोड़ नहीं सकते। बात करते हैं रिजर्वेशन के मुद्दे पर, इसको लेकर पूरा बवाल बना हुआ। चुनाव लोकसभा का इसी पे लड़ा गया था। देखो, ट्रेडिशनली सिविल सर्विसेज में SCA, ST, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, तो सोशल जस्टिस के लिए जरूरी भी है। लेकिन लेटरल एंट्री के कॉन्टेस्ट में ये डिबेट का एक टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसमें लेटरल एंट्री में कहीं पर रिजर्वेशन का जिक्र नहीं। देखिए, लेटरल एंट्री के करंट फ्रेमवर्क में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। मतलब यह है कि जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट को रिक्रूट किया जाता है उसमें SC, ST, OBC कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाने का क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा सवाल बनता है फेयर रिप्रेजेंटेशन का। क्रिटिक्स का यह कहना है कि अगर लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज को हाई लेवल गवर्नमेंट पोजीशन में मौका नहीं मिलता। ये आर्गुमेंट अपने आप में वैलिड भी है, स्पेशली अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखें तो। अब कुछ लोग कहते हैं पॉलिसी चेंज की आवश्यकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेटरल एंट्री प्रोसेस को रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन और सोशल इक्विटी मेंटेन किया जा सके। इस पर अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हाँ,
ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट का टॉपिक बन गया है कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन लाइए। देखिए, ये तो आपने फायदा नफा नुकसान तो समझ लिया, अब थोड़ा और क्रिटिकल होने की कोशिश करते हैं, थॉटफुल समझिए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि लेटरल एंट्री का जो कंसेप्ट है अपने आप में रेवोल्यूशनरी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसी के तहत आए थे, बहुत सारे लोग कांग्रेस के टाइम में भी इस तरह से रिक्रूट हुए हैं, लेकिन इससे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है लेटरल एंट्री को। इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी, अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आता है। सारी बात ट्रांसपेरेंसी पे आगे रुक जाती है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ये उल्टा भी हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने कहां गलती कर दी जो कि ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठने लगे, यू टर्न लेने लगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल एनडीए गवर्नमेंट जो प्रोसेस के जरिए काम कर रही है उसमें कुछ बेसिक फ्लॉज हैं लेटरल एंट्री वाले पूरे विषय में। गवर्नमेंट ना एक्सपर्ट्स के पोजीशन पर प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को अपॉइंट नहीं कर रही है, बल्कि रूटीन काम करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। पिछले कुछ सालों में लेटरल एंट्री के जरिए जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें से कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं निकला है जिसने कुछ खास एक्सेप्शनल काम किया हो जिसको हम एक कंपैरिजन में ला सकें। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिस्टर आलूवालिया, एपीजे अब्दुल कलाम, ई श्रीधरन, इनके साथ कंपैरिजन किया जा सके। अगर सरकार सच में प्राइवेट सेक्टर में कोई अचीवमेंट अचीव करने वाले प्रोफेशनल को सरकार काम के लिए अपॉइंटमेंट करे, उन्हें कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तो इससे ना किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जब रूटीन के काम के लिए अपॉइंटमेंट होती है और अपॉइंटेड लोगों की प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ी भी अचीवमेंट नहीं होती है तो सवाल इसलिए उठ जाते हैं। इसलिए रिजर्वेशन का क्वेश्चन उठा, इस पूरी स्कीम की वैलिडिटी पर भी सवाल उठने लगा और कहा जाने लगा, प्रभु कर क्या रहे हैं, क्या सोच है आप। तो यहाँ पर थोड़ा विवाद का मौका बन जाता है। तो यहाँ पर दो बातें और हो रही हैं एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स के द्वारा। पहली, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में यूपीएससी का एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दिया, उससे ये कंसर्न भी होता जा रहा है कि कहीं लेटरल एंट्री के अच्छे कंसेप्ट को भी सरकार पॉलिटिकल बेनिफिट या फिर पॉलिटिकल लॉस का टूल ना बना दे। अब कहा जा रहा है कि सरकार ना एडवर्टीजमेंट में कुछ चेंजेस करेगी और इसमें रिजर्वेशन भी इंप्लीमेंट करेगी। रिजर्वेशन के चैंपियन इंटेलेक्चुअल काउंट करके बताने लग जाते हैं कि 45 सीटें हैं तो एससी को इतनी, एसटी को इतनी, ओबीसी को इतनी, ईडब्ल्यूएस को इतनी। जो लोग लेटरल एंट्री के पक्ष में है ना, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन अगर आपने लागू किया वो कंसेप्ट ही फेल हो जाएगा लेटरल एंट्री का। ये ध्यान रखना चाहिए। वो कहते हैं कि इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि लेटरल एंट्री से जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है जिसको आपको फिल करना है। ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए पोस्ट होती है और एक स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्टीज रखने वाले लोगों के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण ये पॉसिबल नहीं होता है और रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है इन लेटरल एंट्री सिस्टम, तो सरकार को ना लेटरल एंट्री का रूट छोड़ देना चाहिए। जो लेटरल एंट्री के पक्ष में है रिजर्वेशन को इस मुद्दे पर खारिज कर देते हैं। एक तर्क ये भी देते हैं कि आखिर इस सरकार ने पहले ही कहा था कि सिंगल रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो सकता है, तो अब क्यों कह रही है कि सिंगल रिक्रूटमेंट में भी रिजर्वेशन अप्लाई होगा। तो सवाल कुछ सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। देखिए, 4 पोस्ट हैं, उस 4 पोस्ट से अधिक कोई पोस्ट निकलती है उस पर रिजर्वेशन अप्लाई होगा, अगर 4 पोस्ट से कम है उस पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता। सिंपल सी बात है। हर साल यूपीएससी एग्जाम की तरह लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट करने की गवर्नमेंट की कोई भी कंपल्शन नहीं है। अगर रिजर्वेशन के बैरियर के कारण लेटरल एंट्री से एक्सपर्ट अपॉइंट नहीं होते हैं तो फिर सरकार को दूसरे रूट से उनकी सर्विसेज लेनी पड़ सकती है। लेकिन इसका फायदा देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को होगा, सरकार को नहीं होने वाला। जो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज है ना, उनको फायदा होगा। अगर लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन लिया और सरकार बोलती है हम कुछ नहीं करेंगे, अगर सरकार इसको रोकती है तो अब बड़ी बड़ी कंपनी को फायदा कैसे होगा। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करेंगे, हाई सैलरीज पर टेक्निकल इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगी और सरकार उनकी सर्विसेज हाई फीस देकर के लेगी। पॉलिटिकल पार्टी और रिजर्वेशन के चैंपियन इंटेलेक्चुअल को ये बात समझनी चाहिए, डाइवर्सिटी के नाम पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करना कोई नेशनल इंटरेस्ट का काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट को एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर सर्विसेज या फिर डेटा साइंस के डिपार्टमेंट में एडवाइजर या फिर सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी तो वो ना क्वालिफिकेशन के बजाय डाइवर्सिटी नहीं देखेगी। प्राइम मिनिस्टर के जो साइंटिफिक एडवाइजर होते हैं ना, वो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं या फिर डीआरडीओ और इसरो के सेक्रेटरीज होते हैं, वो लेटरल एंट्री से ही आते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, मेरिट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को भी लेटरल एंट्री के थ्रू अपॉइंटमेंट को ऐसे ही स्पेसिफिक पोजीशन तक लिमिट रखना चाहिए। और अगर इस लेटरल एंट्री का आप एक्सपेंशन रूटीन काम करने वाले बाबू के लिए
भी अगर खोल देंगे तो डाइवर्सिटी और रिजर्वेशन की बात जरूर उठेगी। सिंपल सी बात है, ये दो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसलिए सरकार को यू टर्न भी लेना पड़ा। देखिए, ये था हमारा इन डेप्थ एनालिसिस ऑन लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज। और क्या लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का पॉइंट होना बहुत जरूरी है, वैलिड है या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। पढ़ते हैं इसको। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा ना, थोड़ा सा अगर लगा कि हाँ एजुकेशनल है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।